हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। आई होप सो, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और कुशल एवं प्रसन्नचित होंगे, सकुशल एवं प्रसन्नचित होंगे। और आइए आज की हम लोग हिंदी की कक्षा देखते हैं। आज की हिंदी की इस कक्षा में हम लोग सीखने वाले हैं वर्णमाला, वर्णमाला के बारे में। यानी कि आज से हम लोग वर्णमाला की शुरुआत करने जा रहे हैं और वर्णमाला भाग 1, यानी कि ये अभी पहली वीडियो है इस वर्णमाला की, और इवन कि ये हमारी हिंदी की भी पहली वीडियो है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं हिंदी की वर्णमाला को किस प्रकार से देखा जाएगा। आइए देखते हैं। एक लाइन लिखी है मैंने, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्ह, लिपि चिन्ह ऐसे होते हैं, देखो हम लोग कुछ भी बोलेंगे ना, तो बोलेंगे तो ध्वनि तो उत्पन्न होगी, ध्वनि पैदा होगी, है ना, कोई ना कोई साउंड क्रिएट होगी, ध्वनि पैदा होगी। और उस ध्वनि को लिखने के लिए जो चिन्ह हम लिखते हैं उसी को हम लोग लिपि कहते हैं। और उन्हीं लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को, अगर बहुत सारी ध्वनियाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारे मुंह से बहुत तरह की आवाज़ें निकलती हैं, तो बहुत सारी ध्वनियाँ निकलती हैं, अलग अलग उन ध्वनियों को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह हम लोगों ने प्रयोग किए हैं। और उन सभी चिन्हों को अगर एक क्रम से, एक सीक्वेंस में लिख दिया जाए, एक सीरीज में लिख दिया जाए, तो उसी को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है जी। तो लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को, व्यवस्थित क्रम को मतलब एक सेट, एक अरेंजमेंट में, अगर उनको लिखें तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण को ही ध्वनि तथा ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। देखो ये एक बात समझने वाली है, ये बात बड़ी सीधी सी कह रही है। कह रहे जो आपकी ध्वनि है ना, ध्वनि, मान लो आपने कुछ भी बोला, मान लो आप कुछ भी उच्चारण कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, तो कोई ना कोई साउंड क्रिएट हो रही है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो वो जो ध्वनि है ना, उस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। यानी कि ध्वनि बराबर वर्ण। इसका मतलब क्या हुआ? कह रहे जब आप उस आवाज को सुन रहे हो तो वो ध्वनि है, और उसी आवाज को जब आप लिख रहे हो, रिटन में जब आप लिख रहे हो, है ना, जब आपने उस ध्वनि को लिख दिया तो वो क्या बन गया? वर्ण बन गया। तो इसी तरह ध्वनि और वर्ण एक ही चीज होती है। ध्वनि हो गया आपके बोलने और सुनने को लेकर, और जो वर्ण हो गया, अगर उन्हीं साउंड को जो आपने बोला है अगर उसको आप लिख दो तो वही वर्ण बन जाते हैं। तो वर्ण क्या है? ध्वनि का ही लिखित रूप है। वर्ण क्या है? ध्वनि का ही लिखित रूप है। जब लिख दिया जाता है तो वो वर्ण बन जाता है। अब आगे देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक शब्द, अब ये देखो, ये मैंने पूरी बात कह दिया ना, वर्ण को ही ध्वनि तथा ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। यानी कि ध्वनि और वर्ण दोनों एक ही चीज है, बस लिखने और सुनने भर का अंतर है। लिखते हैं तो वर्ण है, सुनते हैं तो ध्वनि है। अब एक बात यहाँ पर आती है, यहाँ लिखा हुआ है ध्वनि। अब पहले तो ये समझना चाहिए ना कि ध्वनि क्या होती है। अगर मैंने आपसे कहा कि रोटी आटे की बनती है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई आटा क्या होता है। अच्छा, फिर मैं कहूँ कि आटा गेहूं से बनता है, तो पहले तो मन में ये क्रिएट होना चाहिए कि भाई गेहूं क्या होता है। तो जो शब्द हमने उस सेंटेंस में यूज किए हैं, जो शब्द हमने उस वाक्य में प्रयोग किए हैं, उन शब्दों का अर्थ जब तक हमें ज्ञात नहीं होगा तब तक हम उसका सही अर्थ नहीं कर सकते। तो आइए अर्थ समझते हैं ध्वनि का। ध्वनि क्या चीज है? तो देखो मैंने लिखा है ध्वनि के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक लाइन लिखी गई है, ऐसी आवाज जिसके टुकड़े ना हो सके। ऐसी आवाज जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे, वैसे आवाज के तो किसी भी आवाज के टुकड़े नहीं किया जा सकते। अगर आप नॉर्मली सोचो, है ना, फिजिकल वे में अगर आप सोचो कि शारीरिक रूप से तो हम शब्द के टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द कोई फिजिकल चीज तो है नहीं, कोई शारीरिक चीज तो है नहीं जिसको हम पकड़ सके या छू सके। ठीक है, तो आओ समझते हैं इसको। जैसे मान लो हमने बोला आ ई। देखो, जो छोटा अ है उसको बोलेंगे अ, फिर बड़ा आ में मुंह खुलता है। ठीक है, मुंह खोल कर बोलना है आ। तो अ और आ में फर्क पता चलना चाहिए उच्चारण के दौरान। ई, छोटी ई है ना, इसको जल्दी बोल देंगे ई। बड़ी ई है, इसको थोड़ा सा लंबा लेकर जाएंगे ई। छोटा ऊ है, जल्दी बोलेंगे ऊ। बड़ा ऊ है, थोड़ा समय लगेगा, इसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा, ऊ। फिर है री, ए ए ओ आओ। देखो कितना मतलब आवाज चेंज हो, साउंड चेंज हो जाता है। ओ आओ, अंग अह,
अंग, अह। तो इस तरह की साउंड क्रिएट होती है। तो देखो अब ये सारी जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है ना, ये सारी अभी अभी जिन चीज़ों का मैंने उच्चारण किया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? स्वर हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? स्वर हैं। और अगर आप इनको ध्यान पूर्वक गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वर अगर हम देखें, कुल स्वर टोटल अगर हम इनकी अमाउंट देखें तो कितनी है? 13। कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 13 कुल स्वर। लेकिन क्या वास्तव में 13 कंसीडर किया जाता है और क्या इनकी संख्या सिर्फ इतनी ही रह जाती है? इसमें काफ़ी चेंजेस आती हैं। आइए वो परिवर्तन भी देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ बातों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। जो ये अ है, जो ये ई, छोटी ई है, छोटा ऊ है और ये जो री है, इन चारों को यानी कि इस अ को, छोटी ई को ई, छोटे ऊ को ऊ और इस री को, इसको री बोला जाता है। क्या बोलेंगे? री बोला जाता है इसको। इन चारों को हम लोग मूल स्वर कहते हैं और मूल स्वर भी कह सकते हो, इन्हें लघु स्वर भी कह सकते हो। इन्हें मूल स्वर क्यों कहा जाता है? आपको पता है कि जो हमारी भाषा ये हिंदी है, हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है और हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, वो संस्कृत से डेवलप हुई है और संस्कृत को देवताओं की भाषा कहा जाता है। इसलिए हिंदी भाषा की जो लिपि है ना, उसे देवनागरी कहा जाता है। संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा कही जाती है और क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी डेवलप हुई है, संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ है, ये जो हिंदी भाषा है संस्कृत से ही निकली है, इसलिए इसको देवनागरी कहा जाता है। अब बात यह है कि संस्कृत में जो ध्वनि थी, उस ध्वनि को एज इट इज लिया गया। या आप ऐसे समझिए कि जब ये भाषा बनी थी ना, तब ये अ ऐसे ही था, जन्म से ही ये ऐसा है। तो ये जो अ है, ये जो ई है, ये ऊ है, ये री है, ये चारों जन्म से ही ऐसे हैं। जन्म से ही इनको ऐसे ही लिखा गया, ऐसे ही उच्चारण किया गया। तो जन्म जो होता है ना, वो जड़ होती है किसी चीज़ की। देखो यहाँ लिखा है मूल स्वर। मूल का मतलब होता है जड़। मूल का मतलब होता है जड़, यानी कि जड़ से, यानी कि जन्म से। जन्म से ही ये चारों के चारों वर्ण ऐसे ही रहे हैं, तो इनको मूल स्वर कहा गया। और इन्हें लघु स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण बहुत जल्दी कर दिया जाता है। इनका उच्चारण थोड़ा हम जल्दी कर देते हैं, ठीक है, इनका उच्चारण जल्दी कर देते हैं। अब जैसे ई है तो ई, लेकिन बड़ी ई होता तो ई, थोड़ा लंबा समय लगता है, तो इनका उच्चारण जल्दी कर देते हैं। जल्दी यानी कि बहुत छोटे समय में ही, लघु समय में ही, थोड़े से समय में ही, अल्पकाल में ही इनका उच्चारण समाप्त हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको लघु स्वर भी कहते हैं। लघु मतलब छोटा, छोटा मतलब थोड़ा सा स्वर। थोड़ा सा स्वर यानी कि उसको बोलने का जो समय लगता है वो कम लगता है, तो इसलिए कहा गया लघु स्वर। इन्हें लघु स्वर भी कह सकते हैं, मूल स्वर भी कह सकते हैं। मूल स्वर इसलिए क्योंकि ये जन्म से ही ऐसे हैं, और लघु स्वर इसलिए क्योंकि इनके बोलने में जो उच्चारण का जो समय लगता है, उस समय थोड़ा सा ही लगता है, लघु समय ही लगता है। तो इन चारों का तो पता आपको चल गया। तो आज से अगर क्वेश्चन आए कि मूल स्वर कितने हैं, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, कितने हैं, तो आपको याद रखना है मूल स्वर 4 हैं। पूछे लघु स्वर भी कितने हैं, तो भी क्या बताने हैं, 4 हैं। अब आगे देख लेते हैं। अब अगर इन चारों को देख लिया जाए तो इन चारों के बाद देखो कुछ और चीजें रह जाती हैं। संधि स्वर, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। संधि स्वर, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, ये तीनों के तीनों एक ही टाइप के स्वर हैं। अब ये तीनों में है कौन कौन, जरा ये भी देख लेते हैं। देखो ये 4 थे ना, 4, इन चारों को छोड़कर, ये जो मूल स्वर हैं, इन 4 मूल स्वरों को छोड़कर बाकी आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, ये जो 7 हैं, ये सातों के सातों वर्ण जो हैं वो संधि स्वर कहे जाते हैं। कौन से स्वर कहे जाते हैं, संधि स्वर। इसे संधि स्वर कह लो, संध्य स्वर कह लो, चाहे संध्य स्वर कह दो, चाहे संधि स्वर कह दो, चाहे दीर्घ स्वर कह दो, चाहे आप गुरु स्वर कह दो, सभी मतलब एक ही बात है, मतलब इन्हीं को डिनोट किया गया है। और इनकी संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है इनकी संख्या, 7 है। मैं 7 लिख देता हूं।
और 7 देख लो, आ, ई, ऊ, ई बड़ी ई है, ई, ऊ, ए, ओ, औ। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इनकी संख्या कितनी है? 7 है। ये नाम आपने याद रखने कि ये नाम इतने तरह से इनके नाम लिए जा सकते हैं, ठीक है। इतनी तरह से इनके नामों को लेकर क्वेश्चन हो सकता है। संधि स्वर को और क्या कहते हैं, तो ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब बात ये आती है कि इन्हें संधि स्वर क्यों कहा गया। संधि का मतलब होता है जोड़ना। जो स्वर मूल स्वरों को आपस में जोड़कर बनाए गए उन्हीं को संधि स्वर कहा गया। जैसे ये हमने लिखा है ना आ, ये आ कैसे बना? अ प्लस अ, यानी कि छोटा अ जो है ना, इसी अ को आप 2 बार जोड़ दो, अ प्लस अ, तो आ बन जाता है। ये जो बड़ी ई है ना, ये कैसे बनी? इस छोटी ई को 2 बार जोड़ने से, छोटी ई प्लस छोटी ई 2 बार जोड़ दिया तो बड़ी ई बन गई। तो इस प्रकार इनको हम दीर्घ संधि स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। अच्छा, दीर्घ स्वर क्यों कहा गया? दीर्घ स्वर इसलिए कहा गया क्योंकि दीर्घ का मतलब होता है लंबा। इनके उच्चारण में थोड़ा लंबा समय लगता है, तो उच्चारण काल के आधार पर इन्हें निर्धारित किया गया कि इनका उच्चारण काल, काल मतलब समय, तो उच्चारण करने के दौरान समय कितना लगा, उस समय के आधार पर कहा गया दीर्घ स्वर। और इन्हें ही हम गुरु स्वर भी कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? गुरु स्वर भी कहा जाता है। अब चलो, हमने 4 मूल स्वरों की बात कर ली, हमने 7 संधि स्वरों की भी बात कर ली। अब बात ये आती है कि अंग और अह। देखो, ये जो अंग और अह है ना, ये इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है आपको कि कितने अयोगवाह हैं, हिंदी की वर्णमाला में कितने अयोगवाह हैं? तो 2 अयोगवाह हैं। कौन कौन से? अंग और अह। अंग और अह। अब इस अंग का क्या नाम है? इस अंग का नाम है अनुस्वार। इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। इसको क्या कहते हैं? अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। जो अनुस्वार है उसकी मात्रा कुछ इस प्रकार लगेगी, यानी कि शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी लगा देनी है। शिरोरेखा, कोई भी मान लो हमने ये कोई भी शब्द लिखा, इसके ऊपर जो ये लाइन लिखी है ना हमने, इसी को हम शिरोरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिरोरेखा। शिरो मतलब सिर की, यानी कि सिर की रेखा, तो सिर के ऊपर लगी हुई लाइन को शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी सी लगा दो तो इसी को अनुस्वार कहते हैं। और देखो, इस ये जो अनुस्वार है इसका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से आवाज आती है। वैसे तो बोलते हैं हम लोग मुंह से हैं, लेकिन इसका जो उच्चारण होता है ना, उच्चारण स्थान नाक से, इसकी आवाज नाक से आएगी। जैसे आप बोल के देखो गंगा, तो गंगा में जो न गंग, जो अंग की आवाज आ रही है वो नाक से आ रही है। ठीक है। अ का देख लेते हैं। अ है विसर्ग, इसको विसर्ग कहते हैं। और विसर्ग में क्या है? ह हलंत। ह हलंत किया गया है। देखो ये जो चिन्ह लगा है ना नीचे छोटा सा, इसी को हल चिन्ह भी कहते हैं, इसी को हलंत भी कहते हैं। चाहे हल कह लो चाहे हलंत कह लो, एक ही बात है। तो हल चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि आधे ह की। ये हल चिन्ह जिस भी वर्ण के नीचे लग जाता है वो वर्ण आधा हो जाता है, वो वर्ण आधा हो जाता है, यानी कि उसका उच्चारण आधे काल में ही किया जाएगा, थोड़े से समय में ही उसका उच्चारण कर दिया जाएगा। जैसे अब हम इसको ह नहीं कहेंगे, ह ऐसे कहना है, मतलब जल्दी बोल देना है, ह इस प्रकार उच्चारण हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि इसका उच्चारण आधा हो जाएगा। किसी भी वर्ण के नीचे अगर हलंत लग जाए तो वो उसके उच्चारण को आधा कर देता है, उस वर्ण को आधा कर देता है। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ तक ये जितनी ये छोटी सी आज आपने इंट्रोडक्शन देखी है स्वरों की, ये छोटी सी इंट्रोडक्शन, अभी तो हम डिटेल में करने वाले हैं, डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट फिलहाल यहाँ पर ये हमने थोड़ा बहुत समझा है स्वरों के बारे में। तो अब आपने ये याद रखना है कि कुल स्वर कितने हैं? 13। कुल स्वर कितने हैं? 13। लेकिन अगर ऐसे पूछे कि हिंदी की वर्णमाला में स्वर कितने हैं, ये ना पूछे कि कुल कितने हैं, ये पूछे कि स्वर कितने हैं, कुल ना पूछे, सिर्फ पूछे स्वर कितने हैं, तो आप बताओगे 11 स्वर है। कितने? 11 स्वर। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर ये कैसे हो सकता है, आपने तो यहाँ पर 13 लिख दिया है। तो देखो ये कुल स्वर है, मतलब टोटल इन सबको जोड़ा जाए तो कुल स्वर है। लेकिन अभी इसके बारे में डिटेल में करना है, तो डिटेल में जब हम करेंगे तब जानेंगे कि आखिर ये 13 और इस 11 का चक्कर क्या है। ठीक है, फिलहाल हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं।
थोड़ा सा और आगे जब हम लोग बढ़े तो देखो हमने एक लाइन लिखी थी कि वर्ण को ही ध्वनि, तो ध्वनि को लेकर जो बात हमने समझनी थी यहाँ पर हमने समझ ली। फिर कहा ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के बारे में समझते हैं। ये देखो यहाँ पर ये वर्ण लिखा हुआ है। तो वर्ण जो होता है ना, दो प्रकार के वर्ण हम लोगों ने यहाँ पर सीखे हैं। ये जो स्वर हैं, इन स्वरों को भी वर्ण कहा जाता है, ये स्वर वर्ण कहलाते हैं। और व्यंजन वर्ण भी होते हैं। तो देखो क, ख, ग हलंत लगा हुआ है, मैं इसलिए इनको जल्दी बोल रहा हूँ। क, ख, ग, ज्ञ या ज्य, इसको ज्ञ भी बोलते हैं, इसको ज्य भी बोलते हैं। तो यहाँ मतलब घबराने की जरूरत नहीं कि ज्ञ बोले कि ज्य बोले, दोनों उच्चारण ठीक है। ज्ञ भी बोलते हैं और ज्य भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे अगर व्याकरणिक रूप से देखें तो आधे ज और य से मिलकर बनता है अपना ज्य। क्या बनता है? ज्य बनता है। चलो अब आगे देख लेते हैं। ये जो हमारे वर्ण है ना, इनको हम लोग व्यंजन कहते हैं। क, ख, ग, घ। आप छोटी क्लासों में पढ़ते होंगे क, ख, ग, घ, अंग। उस समय इस तरह हल चिन्ह लगाकर आपको नहीं पढ़ाया जाता है, उस समय ये हल चिन्ह हटा दिया जाता है। लेकिन अब क्योंकि देखो उस समय बच्चा छोटा होता है ना, छोटे बच्चे के माइंड में इतनी डीप बातें नहीं जा पाती, तो इसलिए जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, वो हल चिन्ह लगाकर आपको नहीं पढ़ाते बचपन में। वो पूरा का पूरा क लिखा होता है, पूरा ख लिखा होता है, पूरा ग लिखा होता है। बच्चा भी पूरा बड़े आराम से बोल लेता है क, ख, ग। लेकिन अब तो आप बड़े हो गए हैं। कल मैं छोटा बच्चा था, हैं, अब जो मैं बड़ा हो गया हूँ, तो अब तो आप बड़े हो गए, तो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें सीखने पड़ेंगी। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें क्या कह रही हैं? कह रहा है कोई भी ये जो व्यंजन है ना, जो व्यंजन वर्ण है, उनके नीचे हल चिन्ह लगा होता है। और कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं हो सकता। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि ये जो पूरा का पूरा क आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा क आप देख रहे हो, ये पूरा क कब बनता है? कह रहा है जब क हलंत में अ जोड़ दिया जाता है, अ स्वर को जोड़ दिया जाता है। अ एक स्वर है, ठीक है। अ स्वर को जब क हलंत यानी कि आधे क से, मैंने बताया ना हल चिन्ह लग गया तो ये आधा हो गया, आधे क से जब अ को जोड़ते हैं तब जाकर ये पूरा क बनता है। और ये जो क हलंत लगा है ना, इसी को व्यंजन वर्ण कहेंगे, इसी को व्यंजन वर्ण कहेंगे। जब इसको हमने पूरा कर दिया, अब ये व्यंजन नहीं रहा। ये जो क पूरा है ना, अब ये व्यंजन नहीं रहा क्योंकि इसमें हल चिन्ह नहीं लगा। ये अब व्यंजन नहीं रहा, ये अब वर्ण हो गया। अब इसको हम वर्ण कहेंगे। तो ये फर्क है व्यंजन वर्ण कहने में और वर्ण कहने में। इसी तरह क, ख, ग, घ, अंग, पूरा ज तक जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ना, उन सभी चीजों को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। यानी कि ग भी अगर आप समझ रहे हो तो ग में हल चिन्ह लगाया आपने, ग में आपने हल चिन्ह लगाया तो वो ग वर्ण है। क्या है? वर्ण है। जैसे ही आपने उसका हल चिन्ह हटाकर उसको पूरा ग लिख दिया, फिर वो वर्ण है, फिर वो व्यंजन नहीं है, व्यंजन वर्ण नहीं है, तब वो सिर्फ वर्ण है। तो ये थोड़ा सा फर्क था। तो थोड़ा सा और थोड़ी बातें जानेंगे। यहाँ पर हमने संख्या का जिक्र किया कि स्वर कितने हैं, कितने तरह के। मूल स्वर 4 हैं, संधि वाले स्वर 7 हैं, और जो अयोगवाह है वो 2 हैं। अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है। ये हमने देखा। ये व्यंजन कितने हैं इसको भी देख लेते हैं। व्यंजन जो है परंपरागत रूप से, अगर हम परंपरागत का मतलब होता है परंपरा जहां से चली आ रही है। परंपरा चली आ रही है मतलब बहुत पहले के समय से, जब से ये भाषा बनी है तब से लेकर अब तक अगर हम लोग देखेंगे तो परंपरागत रूप से संख्या कितनी है व्यंजनों की? 33 है। 33 इंग्लिश में कहते हैं, पंजाबी जो कहते हैं 33 है, 33 तो 33 है, 33 है। लेकिन अगर पूछे हिंदी व्यंजनों की कुल संख्या, क्या पूछ रहा है? कुल संख्या। अगर पूछे कि हिंदी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है तो आप बताओगे 39, 39। ये संख्या आपने याद रखनी है, संख्या को लेकर भी प्रश्न किए जाते हैं। तो कितनी है कुल संख्या? 39 है। अब ये 39 कैसे है? 39 क्यों है? कितने तरह के होते हैं ये व्यंजन, और इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया? ये तो आज चलो छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है इस बात को हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है जी। तो अभी फिलहाल तक में आपने इतना जानना है
कि जो ये ध्वनि है उसको इस प्रकार हमने स्वर की सहायता से समझा, लेकिन जैसे ही हम वर्ण में गए तो वर्ण में हमने ध्वनि तो देखा ही, वर्ण में हमने स्वरों को तो देखा ही, स्वरों को भी वर्ण कहा जाता है क्योंकि देखो लिख दिया ना, लिख दिया तो ये वर्ण हो गया और लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं, वर्ण हो गया। लेकिन ये देखो यहाँ हमने पढ़ा था ऐसी आवाज जिसके टुकड़े ना हो। अब इनके तो आप टुकड़े नहीं करोगे, लेकिन क के तो टुकड़े हो गए ना। ये देखो क का आधा टुकड़ा है, इस आधे टुकड़े में आ को जोड़ेंगे तब जाकर ये पूरा क बनता है। यानी कि हमारे जितने भी व्यंजन हैं उनके टुकड़े किए जाते हैं, उनके टुकड़े होते हैं, लेकिन स्वरों के टुकड़े नहीं होते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो जी, और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन है। अगर फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड, इस विषय से संबंधित आपकी कोई भी संदेह हो, किसी भी प्रकार की शंका हो, तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है वैदिक इंग्लिश क्लासेस, VADIC। तो V के बाद A लगाना है, अगर आपने A की जगह E लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। मैं एक बार यहाँ पर मेंशन ही कर देता हूँ आपको, VADIC, वैदिक, VADIC लिखोगे वैदिक, उसके बाद इंग्लिश ENGLISH, जो भी है इंग्लिश की स्पेलिंग तो सबको पता ही है, वैदिक इंग्लिश क्लासेस, ये लिखकर आप सर्च कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड यदि कोई भी आपके मन में संदेह हो तो आप इस नंबर पर 9780904216 यानी कि 9780904216 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये सारी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कि आपको ये शिक्षण पद्धति कैसी लगी, आपको ये चीज़ें कितनी समझ में आई। और हाँ, एक प्रश्न है आप सभी के लिए, अगर आज मैं आपसे पूछूं कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे, ये उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है जी, चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।